नमस्कार व्यूअर्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल होम इकोनॉमिक्स में। और जैसा कि मैं अभी क्लास 12th के मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट यूनिट है नेशनल इनकम अकाउंटिंग, उसके वीडियो बना रहा हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में हमने फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स, इन सब की बात की। और आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट और टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखिए बच्चों, इन्वेस्टमेंट का मीनिंग मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इन्वेस्टमेंट का मतलब जस्ट लाइक अ कैपिटल फॉर्मेशन है। दैट मीन्स कि व्हाट चेंजेस हैज़ बीन नोटिस्ड इन कैपिटल स्टॉक ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, दैट इज़ द इन्वेस्टमेंट। और ये मैंने अपने पिछले वीडियो में इसको डिटेल में डिस्क्राइब किया है। यहाँ हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेस्टमेंट कितना टाइप का होता है? तो दो टाइप का हम इन्वेस्टमेंट मान के चलते हैं। मेनली टू टाइप्स इन्वेस्टमेंट है। एक है आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और एक है आपका इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। अब अगर हम इन फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड असेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, लाइक एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग, मशीन, प्लांट्स एक्सेट्रा। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि एक साल के अंदर जितना भी फिक्स्ड एसेट्स का स्टॉक है, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो मशीन हो, प्लांट्स हो, कैपिटल गुड्स हों, इक्विपमेंट्स हों, इनके स्टॉक में जितना चेंज आएगा, दैट चेंज इज कॉल्ड फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। उस चेंज को, यानी कि स्टॉक में जो चेंज होगा, उस चेंज को हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। दूसरा जो टाइप है वो है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम द स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड रॉ मटेरियल विद द प्रोड्यूसर इज कॉल्ड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। यानी कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर, या हम इसको यूँ समझ सकते हैं कि एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर व्हेन वी मेजर that how many goods we have, how many stock of finished goods, what is the stock of semi finished goods and what is the stock of raw material, that is called the inventory investment। और ये जो इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट होता है, इसको हम निकालते हैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक से। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक जब हम करते हैं, निकालते हैं, तो वो हमारा आता है इन्वेंटरी स्टॉक। इसको आप यूँ समझिए कि इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जैसे एक प्रोड्यूसर जो है वो एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर नोटिस करता है कि उसके पास कितना रॉ मटेरियल बच गया, कितना उसके पास फिनिश्ड गुड बच गया, कितना उसके पास सेमी फिनिश्ड गुड बच गया। और ये जो बच गया उसके पास, वो उसकी फर्दर जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करेगा। क्योंकि अगर ये स्टॉक उसके पास बचा रहेगा तो उतना सामान उसको कम बनाना पड़ेगा या तो कम उसको खरीदना पड़ेगा। जैसे रॉ मटेरियल वगैरह है तो वो खरीदेगा नहीं, और फिनिश्ड गुड्स अगर बच गई तो उतनी फिनिश्ड गुड्स वो अगले ईयर में वो कम बनाएगा। तो इसलिए ये भी किस में काउंट होता है? ये भी एक तरह से इन्वेस्टमेंट में ही काउंट होता है, और इसको हमने नाम दे दिया इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो ये आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हो गया, और इसका फार्मूला हम लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की। और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन आल्सो। जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में हम डेप्रिसिएशन भी शामिल कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू होता है नेट इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। अब बच्चों, डेप्रिसिएशन क्या है इसको मैं अब आगे अपनी स्लाइड में समझाता हूं कि डेप्रिसिएशन क्या है। आपने कई बार सुना होगा कि वैल्यू डेप्रिसिएट हो गई या इतना डेप्रिसिएशन हो रहा है। तो डेप्रिसिएशन का एक्चुअल मीनिंग होता है कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। यानी कि जो आपका प्रोडक्शन प्रोसेस है, प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान जो एसेट्स हैं, एसेट्स में जो भी वैल्यू में डिक्रीज होगा, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। सपोज करिए कि एक हमने मशीन खरीदी, मशीन की वैल्यू 10 लाख है और उसकी एस्टिमेटेड जो लाइफ है वो 10 साल है। मशीन खरीदी हमने 10 लाख की, एस्टिमेटेड जो उसकी लाइफ है वो 10 साल है।
यानी कि ये मान कर के चलेंगे कि 10 साल बाद वो मशीन बेकार हो जाएगी, वो कोई काम की नहीं रहेगी। तो अब हर साल उसकी कितनी वैल्यू में जितना उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, वो जो वैल्यू में रिडक्शन होगा, दैट रिडक्शन इन द वैल्यू वुड कॉल्ड डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। और इस डेप्रिसिएशन को ही आपको ध्यान रखना है, CFC बोलते हैं, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। आगे जब हम नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल करेंगे तो बहुत जगहों पर ये आपको इस फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा, CFC यानी कि कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अब जब ये डेप्रिसिएशन की हमने बात कर ली, आप फिर से समझ लीजिए, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी कि प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान जो एसेट्स की वैल्यू में रिडक्शन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द डेप्रिसिएशन। अब यहाँ प्रश्न उठता है, द क्वेश्चन अराइजेस कि ये डेप्रिसिएशन क्यों होता है और कैसे होता है। तो हम यहाँ कहते हैं कि डेप्रिसिएशन के 3 कारण हैं। देयर आर द 3 रीजंस ऑफ डेप्रिसिएशन। वन इज नॉर्मल वियर एंड टियर, द अनदर इज एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस एंड द थर्ड इज द एक्सीडेंटल डैमेज। 3 कारण हैं, 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन होगा। पहला नॉर्मल वियर एंड टियर। नॉर्मल वियर एंड टियर का मतलब, जिसको एक जनरल लैंग्वेज में हम कहते हैं टूट फूट जो होती रहती है मशीनों के अंदर, उनका जो है घिसावट जो होती है, उनमें मशीनें टूटती है, कल पुर्जे घिसते हैं, उसकी वजह से जो उनकी वैल्यू में रिडक्शन आएगा, दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल वियर एंड टियर। दैट इज द बिग कॉज ऑफ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। कि कोई भी जो मशीन है जब वो चलती है, उसको हम काम में लेते हैं, तो उसकी जो मशीनरी है, उसमें जो भी उसके टूल्स हैं, ये सब टूल्स क्या होते हैं, घिसते हैं, ख़राब होते हैं, तो उसकी वजह से उसकी वैल्यू, उसकी जो एसेट्स की वैल्यू जो है वो क्या होती है, रिड्यूस होती है, कम होती है। उसको हम नॉर्मल वियर एंड टियर में शामिल करते हैं, जो उसकी वजह से वैल्यू में रिडक्शन होता है। दूसरा आ गया आपका एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस का मतलब है कि किसी भी मशीन के जो करंट में जिस तरह की टेक्नोलॉजी चल रही है, उस टेक्नोलॉजी से उसका बाहर हो जाना, यानी कि जिसको हम जनरल आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं आउटडेटेड हो जाना। कोई मशीन आउटडेटेड हो गई, उसका उतना यूज़ नहीं रहा, तो वो ऑब्सोलिसेंस हो जाएगा, और उससे भी मशीन की वैल्यू में क्या आएगा, रिडक्शन आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम देखते हैं कि आप जो टाइपराइटर है आज के टाइम पर, जो पुराने ज़माने में टाइपराइटर हुआ करते थे, आज वो ऑब्सोलिसेंस हो गए। ऑब्सोलिसेंस हो गए इसका मतलब कि उनकी आज कोई ज़रूरत नहीं है, उनका कोई यूज़ नहीं है, उनकी जो मतलब हम कह सकते हैं रिलेवेंसी है, वो आज ख़त्म हो गई। तो उनकी वैल्यू क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। इसी तरीके से आप देख सकते हो, पहले कैसेट रिकॉर्डर चला करते थे, VCD वीडियो कैसेट रिकॉर्डर या प्लेयर चला करते थे, VCR, VCP, या फिर पुराने टाइप के जो मॉनिटर हैं, जो क्योंकि आजकल TFT और LCD और HED स्क्रीन के मॉनिटर्स आ रहे हैं, तो वो सब जो पुराने टाइप के अगर कहीं हैं, वो सारी क्या हो गई, ऑब्सोलिसेंस हो गई, क्योंकि उनकी वैल्यू क्या हो गई, अब ज़ीरो हो गई या बहुत कम हो गई। तो इस तरह का जो रिडक्शन आएगा वैल्यू में, इस आउटडेटेड के कारण या आउट ऑफ फैशन के कारण अगर कोई रिडक्शन आता है वैल्यू ऑफ एसेट में, दैट इज़ कॉल्ड द, उसको हम कहते हैं ऑब्सोलिसेंस। तो ये भी एक रीज़न है। किसका रीज़न है, दिस इज़ आल्सो द रीज़न ऑफ डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट हमारा आता है एक्सीडेंटल डैमेज। अब एक्सीडेंटल डैमेज क्या है? एक्सीडेंटल डैमेज का मतलब ये है कि अगर आप कोई प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, प्रोड्यूसर इज इन्वॉल्विंग इन एनी प्रोडक्शन प्रोसेस एंड देयर इज सर्टेन सच टाइप ऑफ शॉर्ट सर्किट्स अकर्स इन द ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस इन द फैक्ट्री, और उससे आग लग जाती है, और आग लगने की वजह से मशीनें ख़राब हो जाती हैं, वो जल जाती हैं, तो उनकी वैल्यू, जो एसेट की जो वैल्यू है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस केस में रिडक्शन इन द वैल्यू हो जाएगा, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड द एक्सीडेंटल डैमेज डेप्रिसिएशन। तो आई होप कि आपको मतलब समझ में आ गया होगा, डेप्रिसिएशन का मतलब रिडक्शन द वैल्यू ऑफ एसेट। इसके रीज़न क्या है? रीज़न है नॉर्मल वियर एंड टियर है, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस है, और एक्सीडेंटल डैमेज है। दीज आर द रीजंस ऑफ दिस। कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल CFC एंड कैपिटल लॉस।
तो बच्चों देखिए, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल है या सीएफसी है या डेप्रिसिएशन है, दोनों में ही मतलब इसके अंदर क्या होगा, रिडक्शन होगा वैल्यू ऑफ एसेट में। और जो कैपिटल लॉस है इसमें भी वैल्यू के एसेट में लॉस होगा, वैल्यू जो है वो रिडक्शन होगा, कम होगी, वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन दोनों में फ़र्क है। फ़र्क ये है कि कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल जो होगा वो तो ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस होगा, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट्स ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। बट जो कैपिटल लॉस है, ऑन द अदर हैंड, कैपिटल लॉस जो है इट इज़ अ लॉस ऑफ फिक्स्ड असेट्स व्हाइल दीज आर नॉट इन यूज़। जो मशीन्स हैं वो यूज़ में नहीं हैं, तब उनकी वैल्यू में रिडक्शन हो रहा है, और इट अकर्स ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज। दिस रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट अकर्स ड्यू टू द नेचुरल कैलेमिटी। मतलब कहीं मान लीजिए बाढ़ आ गई, कहीं भूकंप आ गया, उसकी वजह से जो एसेट्स की वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, उसमें कमी आ गई। पीरियड ऑफ रिसेशन में कोई मान लीजिए पीरियड ऑफ रिसेशन आता है, जैसे मान लीजिए लॉकडाउन का पीरियड है, और लॉकडाउन के पीरियड में 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन, 10 दिन मशीनें बंद पड़ी हैं, और उनके बंद रहने की वजह से उनकी वैल्यू में क्या हो गया, एसेट आ गया, सॉरी वैल्यू में रिडक्शन आ गया। तो उस टाइप का जो रिडक्शन होगा दैट इज़ कॉल्ड द कैपिटल लॉस। उसको हम क्या कहेंगे, कैपिटल लॉस कहेंगे। तो दोनों में ये फ़र्क है, कैपिटल लॉस में और जो आपका सीएफसी है, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल है। आगे हम बात करते हैं व्हाट इज़, एक और हम इसी से डेप्रिसिएशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होती है। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब होता है एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। माने कि जो डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू है उसी को हम क्या कहते हैं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहते हैं। जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू होती है उसी को हम क्या कहते हैं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहते हैं। सपोज करिए कि कोई मशीन 10 लाख की है, और हम ये मान के चल रहे हैं कि साहब इस मशीन में जो है हर साल एवरी ईयर 50,000 की वैल्यू क्या होगी, रिडक्शन होगी। तो वो जो 50,000 हो गया वो क्या हो जाएगा, आपका रिप्लेसमेंट कॉस्ट हो जाएगा। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने जो कॉन्सेप्ट आता है दैट इज़ स्टॉक एंड फ्लो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, स्टॉक एंड फ्लो। बहुत बार इसमें डिफरेंस का क्वेश्चन आता है, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। स्टॉक क्या है, फ्लो क्या है। तो आपके सामने लिखा हुआ है कि स्टॉक मतलब वेरिएबल्स विच आर मेजर्ड एट पॉइंट ऑफ टाइम। जो भी इकोनॉमिक वेरिएबल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मेजर किए जाते हैं दे आर कॉल्ड स्टॉक। एंड वेरिएबल्स विच आर मेजर्ड एट ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। जो फ्लो है वो वेरिएबल्स हैं विच आर मेजर्ड ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। जो पीरियड ऑफ टाइम में, ड्यूरेशन ऑफ टाइम में मेजर करते हैं उसको हम फ्लो कहते हैं। अभी जब मैं एग्जांपल करेंगे तो इसको ये और समझ में आ जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि स्टॉक के अंदर हम देखते हैं कि दीज आर नॉट टाइम डायमेंशनल, यानी कि टाइम डायमेंशन जो है, समय सीमा जो है वो इनके साथ जुड़ी हुई नहीं होती है। लेकिन फ्लो के साथ क्या होता है, टाइम डायमेंशन होता है, समय की सीमा होती है, जैसे कि पर मंथ, पर ईयर, पर वीक, पर डे, पर आवर, कुछ भी। बट एक ड्यूरेशन इसके साथ जुड़ी रहती है, इसको हम क्या कहेंगे, फ्लो कहेंगे। तीसरा कि स्टॉक इन्फ्लुएंसेस द फ्लो, ग्रेटर द स्टॉक ऑफ कैपिटल ग्रेटर द फ्लो। और जो फ्लो है इट इन्फ्लुएंस द स्टॉक, कि स्टॉक जो है वो फ्लो को इफेक्ट करता है और फ्लो स्टॉक को इफेक्ट करता है। ये चीज़ हम इसमें बताते हैं। नेक्स्ट हमारा है, इसका आप देखिए एग्जांपल देखेंगे हम समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए इनकम है। अब इनकम जो है वो फ्लो है। इनकम फ्लो इसलिए है क्योंकि इनकम कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम पर हम नहीं देखते हैं। इनकम के साथ एक ड्यूरेशन, टाइम का कंस्ट्रेंट या डायमेंशन ऑफ टाइम जुड़ी हुई होती है। फॉर एग्जांपल कि इनकम या तो वीकली होती है या डेली होती है या मंथली होती है या ईयरली होती है। तो इनकम जो होगी उसके साथ, चाहे वो कुछ भी हो, मंथली हो, डेली हो, वीकली हो, उसके साथ किसी न किसी तरह का टाइम डायमेंशन जुड़ा है। तो इनकम हमारी क्या हो गई, यस, तो इनकम हमारी हो गई फ्लो। एक्सपेंडिचर भी फ्लो है क्योंकि ये भी मंथली हो सकता है, ईयरली हो सकता है, वीकली हो सकता है। कैपिटल फॉर्मेशन जैसा भी हमने पढ़ा, चेंज इन कैपिटल स्टॉक, की कैपिटल स्टॉक की जो गुड्स हैं
उनमें एक साल में कितना चेंज हुआ, ये भी क्या है, फ्लो है, क्योंकि इसमें भी टाइम डायमेंशन जुड़ा हुआ है कि एक साल के हम इसमें टाइम डायमेंशन लेते हैं। इंटरेस्ट जो है ब्याज बैंक में मिलता है, वो भी कैपिटल फ्लो है, सॉरी वो भी इकोनॉमिक फ्लो है या इकोनॉमिक वेरिएबल है जो कि फ्लो है, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो 6 महीने का या 3 महीने का या 1 साल का दिया जाता है। अब यहाँ ये समझना है कि जो बैंक में आप डिपॉजिट करते हैं मनी, ये डिपॉजिट जो बैंक में है ये आपका स्टॉक है, क्योंकि ये एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर किया जाता है कि जैसे आज मेरे पास बैंक में सपोज करिए कि अकाउंट में मेरे 50,000 रुपये हैं, आज सुबह 50,000 रुपये हैं, 2 घंटे बाद मैंने 49,000 रुपये निकाल लिए, तो मेरे बैंक के अकाउंट में अब 2 घंटे के बाद या 3 घंटे के बाद कितने रुपये होंगे, 1,000 होगा। तो बैंक डिपॉजिट जो होगा वो एक तरह से क्या होगा, स्टॉक होगा। इसी तरीके से हाउ मनी व्हाट मनी आई हैव इन माय पॉकेट, या व्हाट क्वांटिटी ऑफ मनी आई हैव इन पॉकेट, हाउ मनी रुपीज़ आई हैव इन माय पॉकेट, तो मेरी जेब में इस समय कितने रुपए हैं, अगर मैं ये पूछूं तो ये भी क्या है, ये भी स्टॉक है। मनी सप्लाई क्या है, मनी सप्लाई भी स्टॉक है। कैपिटल जो फॉर्मेशन है या इन्वेस्टमेंट है ये आपका फ्लो है, लेकिन अगर हम कैपिटल की बात करें, कैपिटल स्टॉक की बात करें तो ये स्टॉक है। फॉर एग्जांपल कि एक फैक्ट्री में साल के शुरू में 10 मशीनें थी, तो 10 मशीनें क्या हैं, स्टॉक है। एक फैक्ट्री में साल के आखिर में 15 मशीनें हैं, तो 15 मशीनें क्या हैं, वो भी स्टॉक है। लेकिन इन एक साल के अंदर फैक्ट्री में 5 मशीनें बढ़ गई, चेंज इन कैपिटल स्टॉक जो हुआ वो 5 मशीन हुआ, तो ये जो 5 मशीन है ये 5 मशीन क्या है, फ्लो है, दैट इज द कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि इसके साथ एक टाइम डायमेंशन जुड़ा हुआ है कि ये जो चेंज हुआ वो कितने दिन में हुआ, 1 साल में हुआ। तो ये हमारे को समझना है कि स्टॉक के साथ टाइम डायमेंशन जुड़ा हुआ नहीं है, उसको हम पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करते हैं। ऐसे इकोनॉमिक वेरिएबल विच आर मेजर्ड एट पॉइंट ऑफ टाइम, दे आर कॉल्ड द स्टॉक, एंड द variables which are measured during the period of time, they are called flow, या in such type of economic variables time dimension is associated, that is called the flow। आगे चलते हैं, ये स्टॉक एंड फ्लो का डिफरेंस हुआ। अब हम बात करते हैं 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी की। देखिए बच्चों, इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे सेक्टर होते हैं और उन सेक्टर्स को हम मेनली 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, और ये 4 कैटेगरीज क्या हैं, ये 4 कैटेगरीज हैं। पहला आ जाता है आपका हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है। इट इंक्लूड्स कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस, दीज आर आल्सो ऑनर ऑफ फैक्टर सर्विसेज। जो हाउस होल्ड सेक्टर है इसमें आप और हम सब आते हैं जो कि गुड्स एंड सर्विस का क्या करते हैं, कंजप्शन करते हैं। जो कि गुड्स एंड सर्विस का क्या करते हैं, कंजप्शन करते हैं। साथ ही साथ यहाँ ये देखने वाली बात है कि ये जो हाउस होल्ड सेक्टर हैं, दे आर आल्सो ऑनर ऑफ फैक्टर सर्विसेज। इकोनॉमिक्स में हम 4 तरह के फैक्टर सर्विसेज मानते हैं या 4 तरह के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मानते हैं, एंड दीज आर द लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। जैसे कि आप किसी को अपना मकान या अपनी दुकान या अपना ऑफिस किराए पर दें तो वो लैंड हो गया। आप उसको जो है किसी के यहाँ पर अपनी फैक्ट्री में आप मजदूरी करें, कहीं काम करें, कोई भी पर्सन किसी फैक्ट्री में काम करता है तो वो लेबर हो गया। और अगर हम किसी को मान लीजिए कि पैसा उधार देते हैं 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, व्हाटएवर, वो जो पैसा उधार दिया उसके बदले हमारे को इंटरेस्ट मिलेगा तो वो कैपिटल हो गया। और अगर हम अपनी कोई कंपनी या कोई फर्म चला रहे हैं और उसको हम मैनेज कर रहे हैं तो वो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप हो गया। तो इस तरीके से 4 फैक्टर ऑफ सर्विस हुई, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो हाउस होल्ड सेक्टर ही ये चारों फैक्टर सर्विसेज क्या करता है बच्चों, प्रोवाइड करता है। दूसरा जो हमारा सेक्टर है वो आता है प्रोड्यूसर सेक्टर। नाम से पता लग रहा है प्रोड्यूसर सेक्टर। इट इंक्लूड्स ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स इन द इकोनॉमी। जितनी भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं वो हम प्रोड्यूसर सेक्टर में इंक्लूड करते हैं। तीसरा सेक्टर रहता है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर भी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा सेक्टर है। इट इंक्लूड्स जनरल गवर्नमेंट विच एंगेज इन लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस, अदर पब्लिक वेलफेयर सर्विसेज। जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है, पब्लिक सर्विसेज को मेंटेन करती है,
है ना, और कई तरह की सर्विसेज, पब्लिक वेलफेयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो ये जनरल गवर्नमेंट भी एक बहुत बड़ा सेक्टर हो जाता है इकोनॉमी का, क्योंकि बहुत सारी गुड्स एंड सर्विस खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं वगैरह वगैरह। चौथा जो सेक्टर है वो हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हमारे कैसे रिलेशन होते हैं? हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में गुड्स का एक्सपोर्ट करते हैं, या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हम गुड्स को क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं, खरीदते हैं। तो इसलिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को भी हम किस में इंक्लूड करते हैं? हमारे जो मेन सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है उसके अंदर हम इसको इंक्लूड करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस तरीके से 4 सेक्टर आपके सामने हुए: हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये सेक्टर हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम मैक्रो एग्रीगेट्स ही पढ़ेंगे, और इन सेक्टर्स का जो एक रोल होता है या जहां इनकी इम्पोर्टेंस होती है, एक इम्पोर्टेंस इनकी होती है फ्लो ऑफ इनकम में। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को समझने के लिए, समझाने के लिए हम जो है कुछ इन्हीं सेक्टर्स का हम सहारा लेते हैं, और इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को मैं अपने अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए, और नेशनल इनकम अकाउंटिंग सीरीज़ के सारे जो चैप्टर हैं वो आप ज़रूर देखिए। और तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।